बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, ताज़ा तरीन ख़बरों और कुछ पेश गोइयों के साथ आज फिर हम एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने दावा किया था, बड़ी बढ़क मारी थी और उनके मीडिया सेल ने बाज़ाब्ता ये खबर जारी की थी कि वतन वापसी से पहले वो 4 ममालिक सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन जाएंगे और उनके हुक्मरानों से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के नए वादे लेंगे, नई यकीन दहानियाँ लेंगे और फिर वापस आकर मीनार पाकिस्तान के जलसा-ए-आम में बड़े बड़े अहम दावे करेंगे और खुशखबरियाँ सुनाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी पूरे इस ड्रामे में एक कबूतर निकला जो उन्होंने अवाम को दिखा दिया। जिस तरह एक पटारी में से कबूतर निकाला जाता है रुमाल डालकर, इसी तरह का उन्होंने ड्रामा किया और कोई वाज़े लाइन ऑफ एक्शन नहीं दे सके जिस तरह का वो दावा कर रहे थे। उसकी वजूहात क्या थी, वो इस पर हम वीडियोस बना चुके हैं कि किस तरह जब वो सऊदी अरब पहुंचे तो उन्हें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने या उनके किसी ख़ास नुमाइंदे से मुलाकात करने के लिए कोई ग्रीन सिग्नल न मिला। कई रोज़ वो वहाँ बैठे इंतज़ार करते रहे, फिर मायूस होकर दुबई आ गए। यहाँ भी जो शहजादा मोहम्मद बिन जायद हैं उनसे मुलाकात के लिए बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन फिर इधर उधर से चंद जो उनके करीबी पुराने जानने वाले थे शहजादे, उनसे मुलाकात करके ये ड्रामे किए गए। पहले एक ये ड्रामा किया गया कि जनाब वो जद्दा से लेट हो गए हैं क्योंकि एक अहम मुलाकात थी, लेकिन किसने मुलाकात की ये नाम उन्होंने जाहिर ही नहीं किया। यही हाल दुबई वाली नाम नहाद मुलाकातों का था। कतर ने तो उन्हें बिल्कुल बुलाने की या उन्हें दावत देने की भी जहमत गवारा नहीं की, जिसका वो बहुत बड़ा दावा करते हैं। और अमीर कतर का आपको नाज़रीन याद है कि एक बहुत बड़ा उन्होंने एक लेटर भी लिखवाया था। और इस तरह चीन ने भी कोई उन्हें दावत नहीं दी और कोई लिफ्ट नहीं कराई। तो वो फिर नाकाम व नामराद वापस आए और खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे के मुतरादफ बड़ी एक मीठी मीठी तकरीर की, जनाब मैं इंतकाम नहीं लूंगा, मैं तरक्की देने के लिए आया हूँ। तरक्की भाई आप कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो आपके जो भाई हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौरान कितनी उन्होंने कोशिश की कि शेख मोहम्मद बिन जायद या मोहम्मद बिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करें, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। ये तमाम सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है। नवाज शरीफ बहुत परेशान है इस वक्त और उनकी परेशानी इस वक्त इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है कि खुद उनका जो यार है मोदी, उसको भी इसी परेशानी ने घेर लिया है। वजह इसकी ये है कि जो इसराइल, अमेरिका, नेटो ममालिक की सरपरस्ती है जो वो अब उनके आड़े आ गई है। इसी सरपरस्ती की बिना पर नवाज शरीफ ने भी और मोदी ने भी पिछले 10 सालों के दौरान बहुत मौज लूटी है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, और हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी मजबूर किया इन दोनों शख्सियात ने कि वो उन्हें खुल खेलने दें, ताकि क्योंकि वजह यह थी कि जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी भरपूर सरपरस्ती इन्हें हासिल थी। लेकिन अब यही सरपरस्ती दोनों के गले का फंदा बनने जा रही है। कल आपको पता चल गया होगा कि किस तरह जो कतर ने 8 अमेरिकी भारतीय नेवी के जो 8 ऑफिसर्स थे और वो बतौर इंस्ट्रक्टर तैनात थे कतर की नेवी में, उन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके उन्हें सजाए मौत दे दी गई है। बाकायदा उनका ट्रायल हुआ है। बड़ी नाज़रीन धमाका खेज़ ये खबर थी। इस हवाले से फिर हमने पूरी इसकी रिसर्च की है कि यह वाक़या क्यों पेश आया और वो किस हवाले से जासूसी कर रहे थे। ये आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि ये जो नई सूरत हाल पैदा हो रही है कतर में और सऊदी अरब में और जो अरब ममालिक हैं उनमें मोदी और उनके तमाम यारों का जो बोरिया बिस्तर है वो खलीज से लपेट दिया गया है और बहुत सख्त किस्म के अक़दामात किए जा रहे हैं भारतीयों के ख़िलाफ़ भी और भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ भी। और जो नवाज शरीफ को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई गई उनके हालिया दौरे के दौरान, उसकी वजह भी यही है। नाज़रीन, अमेरिका, भारत, इसराइल जो गठजोड़ है, इसके तमाम चहीतों को ये मशवरा दिया है बाबा जी दाता दरबार वालों ने कि वो अब अपना बोरिया बिस्तर लपेट लें, क्योंकि लाल आंधी जिस चलने का जो वो इशारा पहले करते आए थे, वो कहते थे कि वो लाल आंधी जिसने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेना था वो शुरू हो चुकी है। वो उसका आगाज़ इसराइल और हमास की जंग से हुआ है और फिर वो सबसे पहले शाम को लपेट में लेगी, फिर लबनान, इराक, यमन उसकी लपेट में आ जाएंगे।
اور اس کے بعد پورا جو ہمالیہ ہے اور قراقرم ہے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آتا نظر آ رہا ہے۔ ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا کہ پاکستان اور بھارت اور چین اور بھارت کی جو کنٹرول لائن اور ایکچول کنٹرول لائن ہے وہاں پر صورتحال آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہوتی نظر آئے گی، اور یہ اس خطے میں جنوبی ایشیا میں اور مشرق وسطیٰ میں ایک منی ورلڈ وار جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہوگی۔ یہ سرد جنگ کی حد تک رہتی ہے یا باضابطہ امریکہ حملہ کر دیتا ہے ایران اور عراق اور شام پر، یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا، یا یمن پر، لیکن بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس پورے خطے میں ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں ہم کہ وہ رحم فرمائے ہم پر بھی اور اس پورے خطے پر بھی، کیونکہ جو یوکرین میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں جنگ کی اور جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر ہر انسان کا دل لرز رہا ہے کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں نواز شریف کو کئی روز انتظار کرنا پڑا، یہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا، لیکن ملاقات کا وقت نہ ملا۔ یہی نتیجہ دبئی میں پیش آیا۔ محمد بن زائد نے پرنس نے بھی ملاقات نہ کی، اور جو قطر کے امیر ہیں، امیر قطر مشہور قطری خط والے جناب شہزادہ محمد شیخ تمیم بن حمد الثانی، امیر قطر شیخ تمیم بن محمد الثانی، انہوں نے بھی کوئی آسرا نہ کرایا، اور چین کے صدر شی جن پنگ نے بھی کوئی آسرا نہ کروایا، جس کی وجہ سے جو مجوزہ دورہ قطر کا تھا اور چین کا وہ نواز شریف نے کینسل ہی کر دیا۔ اور پھر جب واپس آئے تو انہیں مینار پاکستان کے جلسے میں عوام کو بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور وہ سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا جو نون لیگ والوں نے بنایا تھا کہ ہم بڑے بلند بانگ دعوے کر کے عوام کو خواب دکھائیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جب یہ ناکامی ہوئی تو پھر ایک سوال کے جواب میں اسحاق ڈار نے یہ بیان جاری کیا کہ جناب پاکستان کے حالات 2 منٹ میں یا 2 دنوں میں صحیح نہیں ہو سکتے، انہیں ٹھیک کرنے کے لیے 10-15 سال چاہیے۔ یہ بیان آپ نے 4-5 دن پہلے ناظرین پڑھا ہوگا، تو 10-15 سال پھر یہ دوبارہ مانگ رہے ہیں نون لیگ والے۔ پچھلے 40 سالوں میں تو ان سے کوئی معاملہ ٹھیک ہو نہیں سکا، تو 10-15 سالوں میں یہ کیا کریں گے؟ مزید خراب ہی کر کے جائیں گے۔ اس لیے کوئی بھی نہ تو عوام ان کے دعوے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ، اس لیے صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اور پھر حقیقی جو عوام کے حقیقی مینڈیٹ کا جو حقیقی وارث ہے عمران خان، وہ واحد آپشن نظر آ رہا ہے اگر اس ملک میں جمہوریت نے قائم رہنا ہے۔ بصورت دیگر ما سوائے مارشل لا کے کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ ناظرین، ایک طرف نواز شریف کی یہ حالت ہے تو دوسری طرف عربوں نے مودی کو بھی، جو نواز شریف کا یار ہے، اسے بھی سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس وقت صورتحال جو سب سے پہلا صدمہ، جو بڑا صدمہ، ویسے تو کئی صدمے ہیں وہاں پر جو بھی ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے، لیکن یہ جو بڑا صدمہ پہنچا ہے وہ اوورسیز بھارتی کمپنیوں اور اوورسیز جو ورکرز ہیں انڈین خلیجی ممالک میں، انہیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جو پہلا جو صدمہ ہے وہ انہیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور جو بھارتی حکومت کے ساتھ تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات، ان کے مزید خراب ہونے کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ اور اس حوالے سے جو عرب ممالک ہیں انہوں نے بڑے بڑے دلیرانہ فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ترکی، قطر اور حماس کے تعلقات کے حوالے سے جو جاسوسی پر مامور تھے، را کے 8 ایجنٹ جو سابق نیوی آفیسرز تھے، وہ کن عہدوں پر فائز تھے یہ بھی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے، اور وہ وہاں پر کیا کر رہے تھے یہ بھی ہم آپ کو ابھی تفصیل بیان کریں گے، شیئر کریں گے۔ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین۔ ان 8 جو اہلکار تھے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور کافی طویل ان کا کیس چلا، اور اس وقت بھارت میں کوحرام ہے، ان کے میڈیا میں کوحرام ہے، ان کی جو مودی سرکار ہے اس میں کوحرام ہے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک۔ ہم تو عربوں کو، قطر کو، دبئی کو، امارات کو، سعودی عرب کو، بحرین کو، عمان کو اپنا سمجھتے تھے، اور پاکستان کے مقابلے میں وہاں ہماری زیادہ چلتی تھی، پاکستانیوں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ ترجیح دی جاتی تھی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے کہ آج ہمارے لوگوں کو وہاں سزائے موت دی جا رہی ہے، اور وہ بھی بڑے اعلیٰ عہدوں پر جو فائز تھے لوگ، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال پر ناظرین ہم آپ کی تفصیلی بیان کرتے ہیں کہ جو مودی ہے، اس واقعے کی وجہ سے ان کا جو اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے کا شوق تھا وہ بھی اب خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان میں نواز شریف کو 4تھی بار وزیر اعظم بنوانے کے منصوبے تھے، اور دوسری طرف انڈیا میں مودی کو 3ری دفعہ وزیر اعظم بنوانے کے منصوبے تھے، اور یہ دونوں منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے جون جولائی کی تاریخیں
नाज़रीन सामने आई थी। भारत में तो चूँकि जून जुलाई ही में होने हैं 5 साल उनके उस वक़्त पूरे हो रहे हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ की भी ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तान के आम इंतखाबात हैं वो भारत के आम इंतखाबात से पहले ना हों, ताकि यूँ ही जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उन्हें ये नज़र आ जाएगा कि मोदी एक दफ़ा फिर मुंतखब हो गया है, तो फिर उनके लिए ये चांस ज़्यादा उनको समझ आएगी कि हम अगर नवाज शरीफ को ले आते हैं तो फिर अगले 5 सालों में हमें इंडिया की तरफ से ज़्यादा परेशानी लाहक नहीं होगी। तो ये एक तरह की ब्लैक मेलिंग है और एक तरह का वो दबाव है नवाज शरीफ जो चाहते हैं, जो असल राज है इस सारी खेल में, कि वो पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं वो उन्होंने नवंबर में क्यों ना होने दिए, वो आप जनवरी फरवरी में भी नहीं होने देना चाहते। इस हवाले से पूरी साजिशें तैयार हैं नाजरीन, और कंट्रोल लाइन पर ये जो हालात ख़राब किए जा रहे हैं उसकी वजह भी यही है। दहशत गर्दी का जो सिलसिला ज़्यादा तेज़ हुआ है उसकी वजह भी यही बताई जा रही है, जो ज़राए हैं उनका यही कहना है। नाजरीन, ये जो भारतीय खुफिया एहलकार थे, रा के 8 एजेंट थे, उन्होंने जो इसराइल हमास जंग है और इसराइल और तुर्की के दरमियान जो कशीदगी है, इस हवाले से जो खुफिया मालूमात थी वो हासिल करके इंडिया को दी और इंडिया ने वो मालूमात फिर इसराइल को फराहम की। इनमें सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर इनकी नज़रें थी वो कतर में जो इटली के ताउन से कतर में जो स्टेल्थ आबदोज़ों की तैयारी जारी थी, यानी ऐसी आबदोज़ जो समुंदर में जब जा रही हो तो आपको जो दुश्मन कुव्वतें हैं या जो दुश्मन के जहाज़ हैं या दुश्मन की आबदोज़ें हैं उसका पता ना लगा सकें। वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से कि वो किस किस्म की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और उसका तोड़ क्या है, इस हवाले से मालूमात चोरी करके ये जो 8 एहलकार थे भारतीय नेवी के, रिटायर्ड एहलकार थे, उनमें से 3 नाज़रीन कैप्टन थे, 4 कमोडोर थे और 1 सेलर था। इन 8 लोगों ने मुख्तलिफ ज़राए से वो मालूमात हासिल करके फिर इंडिया को दी और इंडिया ने इसराइल को पहुंचाई। लेकिन फिर ये जो कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक, ये पकड़ी गई क्योंकि अब नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद था कतर के पास, इसलिए उन्होंने इन्हें सज़ाए मौत दे दी। लेकिन ये मामला इसलिए लटका हुआ था कि इंडिया के साथ वो एक हद से ज़्यादा जो अरब ममालिक हैं ताल्लुकात ख़राब करना नहीं चाहते थे। लेकिन अब जबकि इंडिया की हुकूमत और इंडिया का मीडिया खुलकर इसराइल के सामने आ गया, इसराइल के हमायत में सामने आ गया है और हमास की मुखालफत की जा रही है और उसे दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, और उसके सरप्रस्त ममालिक ईरान और सऊदी अरब और कतर को भी दहशतगर्दों के सरप्रस्त करार दिया जा रहा है। इस तरह जब खुलकर वो सामने आ गए हैं तो फिर उसके जवाब में जो अरब ममालिक हैं उन्होंने भी जो इंडियंस को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे उनमें तोसी करने से भी इनकार कर दिया है, और मज़ीद जो इंडियन वर्कर्स हैं ओवरसीज़ उन्हें लेने से भी इनकार कर दिया है। और ज़राए का ये कहना है कि अगले आने वाले बरसों के दौरान ये जो इंडियन कंपनियां थीं वो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता वापस भेजा जाएगा। लेकिन एक हंगामी और सख्त मैसेज देना भी मतलूब था, तो इसलिए ये जो इल्तवा में पड़ा हुआ था 8 रा एजेंटों का केस, उन्हें फिर कल उन्होंने बाकायदा सजाए मौत सुना दी है। और ज़राए का ये कहना है कि आने वाले चंद महीनों के दौरान इस पर अमल दरामद भी हो जाएगा, क्योंकि वो अपील अभी फ़ाइल करेंगे, रहम की अपील कह लें या जो भी होती है, और उसके हवाले से भी भारत पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम तफसीली फ़ैसला आते ही जो भारतीय कौंसलेट है, जो भारतीय सफारत खाना है, वो अपील दायर करने में उनके साथ मुकम्मल ताउन करेगा। तो नाज़रीन, इससे आपको नज़र आ गया होगा कि जो हमास, तुर्की और कतर के दरमियान अस्करी ताउन था वो किस लेवल का था कि हम कतर ने बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मारा है मोदी के मुंह पर, ये 8 लोगों को सजाए मौत देकर। दूसरी तरफ नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि तुर्की तक भी ये इत्तला पहुंच गई है कि भारत क्या कर रहा था कतर में, इसलिए तुर्की भी ज़राए का ये कहना है कि भारत के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा अगले चंद हफ्तों के दौरान। नाज़रीन, इन जो 3 कैप्टन, 4 कमोडोर और 1 सेलर जो था, उन्हें एक इंडियन कंपनी ने हायर किया था और वो बज़ाहिर उस इंडियन कंपनी के मुलाज़म थे, और वहाँ पर जो जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ से जो कतर की नेवी है उसको तरबियत देने के हवाले से और वहाँ कुछ तकनीकी सहूलतें फराहम करने के हवाले से, तो ये एक बिलवास्ता तौर पर ये लोग भेजे गए थे। लेकिन असल में ये सब रा के एजेंट थे। जिस तरह पाकिस्तान में जो पकड़ा गया था कुलभूषण यादव, वो भी बेसिकली रा का एजेंट था, लेकिन बज़ाहिर वो इंडियन नेवी का एक ऑफिसर था। नाज़रीन, अपनी पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बता चुके हैं कि इसराइल हमास जंग ने
जनूबी एशिया के उन तमाम मुनाफिक सियासतदानों और हुक्मरानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है जो एक तरफ अमेरिका, नेटो, इंडिया और इसराइल पर मुश्तमिल आलमी इस्टेब्लिशमेंट के चमचे थे, तो दूसरी तरफ इस्लामी और अरब ममालिक के साथ भी कई अशरों से इंतहाई करीबी ताल्लुकात कायम किए हुए थे। लेकिन अब जबकि हमास इसराइल जंग के दौरान अरब ममालिक और इसराइल में से किसी एक का इंतखाब करना अब मजबूरी बन गया है, तो ये जो दोगला किरदार अदा करने वाले हमारे खित्ते के सियासतदान और हुक्मरान थे, अब उनको मसला बना हुआ है। अमेरिका के जो पालतू हुक्मरान और सियासतदान हमारे खित्ते में बड़े अरसे से मौज कर रहे थे, उनमें से जो अशरफ गनी वगैरह अफगानिस्तान में मौज लूट रहे थे 20 सालों से, उन्होंने तो आपको पता है कि 2 साल पहले उनकी मौजें तो हो गई ख़त्म और उन्हें फिर भागना पड़ गया। अब बारी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अमरीकी सरपरस्ती में मौज मेला करने वाले सियासतदानों और हुक्मरानों की, और इस हवाले से जो अगले आम इंतखाबात हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, उसमें आपको उसका नतीजा नज़र आ जाएगा। मालदीव में तो आपने देख लिया कि वहाँ के जो सदर थे प्रो इंडिया, वो शिकस्त खा गए हैं और अवाम ने जो अपोजिशन थी प्रो चाइना, उनको उसके जो उम्मीदवार थे मोहम्मद मईज़ू, उन्हें सदर मुंतखब कर लिया है और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक इंडियन फ़ौज मालदीव से वापस नहीं जाती मैं अपने ओहदे का हलफ नहीं उठाऊंगा। ये कल के अखबारात की नाज़रीन लीड थी वहाँ के। तो इस तरह इंडिया को और इसराइल को और अमेरिका को हजीमत का सामना है पूरे एशिया में, जनूबी एशिया में और मशरक़ वुस्ता में। नाज़रीन, अरब ममालिक में शदीद इश्तियाल की कैफियत इसलिए भी है कि भारत के मीडिया ने एलानिया सपोर्ट का सिलसिला शुरू किया हुआ है इसराइल का, और अमरीकी दबाव पर नाज़रीन आपको याद होगा कि खान की हुकूमत ख़त्म करके इक़्तिदार नवाज शरीफ ख़ानदान को दिया गया। इस पर भी जो अरब ममालिक हैं वो सख्त नाराज़ हैं। तुर्की, अरब ममालिक और ईरान पर जो मुश्तमिल खित्ते का नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है, वो नवाज शरीफ से भी नाला है। सिर्फ वो अमेरिका से नाराज़ नहीं है, वो नवाज शरीफ से भी नाला है कि उन्होंने क्यों जो ऐसी हुकूमत जो नरम गोशा रखती थी ईरान के हवाले से भी, तुर्की के हवाले से भी, मलाइशिया के हवाले से भी, सऊदी अरब के हवाले से भी, उसे वक्त से पहले ख़त्म करने में अमरीकी जो हथियार है, जो अमरीकी दबाव है, वो क्यों इस्तेमाल किया, वो क्यों अमरीकी आलाकार बने। इसलिए वो शरीफ ख़ानदान से भी नाराज़ हैं। उसकी तफसील हम आपको बता चुके हैं कि उन्हें इस दफ़ा कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई जब वो दौरा करने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये भी है कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार है, इसे भी जो अरब ममालिक हैं वो पिछली इम्पोर्टेड सरकार का ही एक्सटेंशन समझते हैं, उसी का अगला हिस्सा समझते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौका पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पूरी कोशिश की कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भारत जाने से पहले पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करें, लेकिन शहज़ादे ने फिर आखिर वक्त में आकर ये दौरा मुलतवी कर दिया और उनके जो तर्जुमान थे हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उन्होंने हमारी हुकूमत को यही जवाब दिया कि जनाब जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने इमरान खान को अपना बड़ा भाई करार दिया हुआ है और ये बात सऊदी शाही वक़ार के ख़िलाफ़ है कि वो पाकिस्तान का दौरा करें और उनका भाई एक जेल में पड़ा सड़ रहा हो। इसलिए वो जब तक ये मामला हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान के दरमियान तय नहीं हो जाता, सऊदी अरब की तरफ से कोई वाज़ेह इमदाद दी जाएगी और ना ही प्रिंस पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये खबर नाज़रीन हम पिछली वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं और अब कतर ने जो किया है वो अभी ताज़ा तरीन वाक़या आपके सामने है। एक और अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ के दौर में भी बहुत कोशिश की गई थी कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान या शहज़ादा मोहम्मद बिन ज़ायद पाकिस्तान का दौरा करें, लेकिन उन्होंने फिर ये दौरा नहीं किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका मीडिया कितना झूठ बोल रहा है कि जनाब उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं सऊदियों के साथ और कतर के अमीर के साथ और कतर के शाही ख़ानदान के साथ और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों के साथ, लेकिन अमलन जो सूरत हाल है उसके बिल्कुल बरअक्स है। उन्होंने अब तो जो इंडियंस हैं जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर असर रखते थे, आप सब जानते हैं कि वहाँ इंडिया को कितनी तरजीह दी जाती थी पाकिस्तान के मुकाबले में, और इंडियंस को भी और इंडियन कंपनियों को भी। वो इंडिया से और इतनी बड़ी ताकत से सख्त नाराज़ हैं और इस तरह के सख्त फैसले कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कतर ने किया है, जो 8 रॉ एजेंटों को सजाए मौत दी है। हमसे तो एक कुलभूषण यादव को सजाए मौत नहीं दी जा सकी और उन्होंने देखे कितना बड़ा फैसला किया है। इस पर मुबारकबाद के मुस्तहक है नाज़रीन, आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। नाज़रीन,
मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमेरिका, भारत, इसराइल गठजोड़ के खिलाफ जो एक नफ़रत की लहर है वो पूरे खित्ते के न सिर्फ मुस्लिम हुक्मरानों में फैली हुई है बल्कि उनके अवाम में भी फैल गई है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो भारत का हामी सदारती उम्मीदवार था वो जो हालांकि वो हुकूमत में था और जो अपोजिशन थी वो प्रो चाइना थी या प्रो पाकिस्तान आप उन्हें कह लें, वो अपोजिशन वहाँ पर जीती और वो हार गया। ये बहुत बड़ा नाज़रीन एक नफ़रत की लहर है। और उन्होंने ये यहाँ तक कि उनके बल्कि उनके जो इलेक्शन था मालदीव का उसमें अपोजिशन का नारा ही एक था कि इंडिया आउट, इंडिया आउट। और अब उन्होंने इंडियन फौज को आउट करने का फैसला किया है और ये कहा है कि जो नौ मुंतखब सदर है मोहम्मद मईजू वो उस वक्त तक हलफ नहीं उठाएंगे जब तक इंडियन फौज का नापाक वजूद से मालदीव की सरजमीन पाक नहीं हो जाती। नाज़रीन, ऐसी ही नफरत की लहर इस वक्त पाकिस्तान में भी है और खित्ते के तमाम दोस्त ममालिक अब पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट पर ये दोस्ताना दबाव बढ़ा रहे हैं कि अब वो मेहरबानी करें और इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जो रियासती ताकत से ऑपरेशन जारी है उसे अब ख़त्म कर दिया जाए और ये प्रोसेस न सिर्फ ख़त्म किया जाए बल्कि रिवर्स कर दिया जाए। इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ की नाज़रीन इत्तलात आ रही हैं कि आने वाले 2-3 साल मुआशी हवाले से बहुत ख़राब होंगे। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उनका ये कहना है कि जो ये जंग फैली है उसकी वजह से हमारे मुआशी हालात ही ख़राब नहीं होंगे बल्कि अमेरिका और नेटो ममालिक के मुआशी हालात भी सख्त दबाव में आने वाले हैं और वहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि पिछले कई अशरों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और जब उन्हें मुआशी हवाले से अपनी पड़ी हुई होगी तो वो पाकिस्तान की क्या सपोर्ट करेंगे। ये बात हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी समझनी चाहिए बल्कि उन्हें समझ आ चुकी है। बाबा जी का कहना है कि जो सेकंड थॉट थी अब वो ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा ताकतवर हो गई है खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। यही वजह है कि आपको जल्द नज़र आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान और उनकी पार्टी को जो रिलीफ मिलने का सिलसिला है वो अब तेज़ हो जाएगा। लोअर कोर्ट्स से अगर वो ये करते हैं तो फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तो चीखें निकल जाएंगी कि जनाब ये तो इस्टेब्लिशमेंट खुद करवा रही है। तो इसलिए फैसला यही किया गया है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो खसूसी अदालतें हैं, वो अपना पुराना सिलसिला जारी रखेंगे इंतकामी कार्रवाइयों वाला, लेकिन इमरान खान को मरहलावार सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ अगले चंद हफ्तों के दौरान आपको ज़्यादा तेज़ी के साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आपको याद होगा नाज़रीन कि एतजाज़ अहसन ने भी एक रिट दायर कर दी है लापता अफराद के हवाले से। वो भी उसकी टाइमिंग की वजह भी यही है कि जब तक उधर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि हाँ जी अब आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा, उस वक्त तक ये रिट दायर ही नहीं की गई, हालांकि ये पहले भी दायर की जा सकती थी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो पहले ही बहुत ख़राब है, इसलिए जब तक पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक की तरफ से भरपूर माली सपोर्ट नहीं मिलती तो जो अगले 3-4 सालों के दौरान या ख़ास तौर पर 2-3 सालों के दौरान पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मुआशी बहरान आने वाला है, उससे नबर्द आज़मा होना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो चीन और सऊदी अरब की इन ख्वाहिशात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, जो इमरान खान के हवाले से, जो पीटीआई के हवाले से, जो पाकिस्तान में आज़ादाना आम इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात के बरवक़्त इनअक़ाद के हवाले से और उसमें जो भी हुकूमत जीते उसे अगले 10 साल के लिए मुस्तहकम हुकूमत कायम करने के मौक़े देने के हवाले से अब इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है, जो सोच है, उसमें तब्दीली आ रही है। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान और पीटीआई को दीवार से लगाने का सिलसिला अब अगले चंद हफ्तों के दौरान आपको तेज़ी के साथ ख़त्म होता नजर आने लग जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक आंधी व तूफान बनकर जेल से बाहर निकलेगा और पीडीएम वालों को किसी तिनके की तरह उड़ा कर ले जाएगा। बड़ी पेशगोई की है नाज़रीन उन्होंने। और हम बाबा जी की ये पेशगोई भी नाज़रीन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ अरसा पहले उन्होंने पेशगोई की थी कि इमरान खान को बैरून ममालिक से दोस्त ममालिक के हुक्मरानों की और अंदरून ममालिक से अवाम की भरपूर और गैर मामूली सपोर्ट मिलेगी। और आपने देख लिया कि जो भी सर्वे आता है उसमें यही कहा जाता है कि इमरान खान को 60-70-80% अवाम की सपोर्ट हासिल है, यानी ये सपोर्ट बढ़ती ही जा रही है। और दूसरी तरफ दुनिया के हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो थोड़ा बहुत नरम गोशा सऊदी अरब ममालिक का
और ईरान का इसके हवाले से था, इंडिया के हवाले से, मोदी के हवाले से और मोदी के यारों के हवाले से। वो इसराइल हमास जंग की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है वो नरम गोशा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और इस तरह ये मज़ीद जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर चीन तो खैर पहले ही इंडिया का मुखालिफ था, लेकिन जो अरब और ईरान और अरब ममालिक और ईरान का जो ग्रुप है उनके लिए भी अब वाहिद ऑप्शन पाकिस्तान ही बच गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। अगरचे हमारा किरदार अभी इतना ज़ोरदार नहीं है, लेकिन इंडिया ने तो एलानिया यानी मोदी ने उसका हाथ पकड़कर बेंजामिन नेतन्याहू का तस्वीरें बनवाई, जफ्फियाँ डाली, सारा कुछ किया और हर हवाले से उनकी सपोर्ट की। बल्कि इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन ये है कि मोदी सरकार कितना ताउन कर रही है इसराइल के साथ, कि भारत में जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उन्हें तो इजाज़त है कि वो इसराइल के हक़ में अवामी एहतजाज और मुजाहरे करें और हमास को गालियाँ दें, लेकिन जो दूसरी जमातें हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है या जो सोशलिस्ट जमातें हैं इंडिया की, या जो मुसलमान हैं, अगर वो फ़लस्तीन के हक़ में जुलूस निकालना चाहें या इजहार यकजहती की रैलियाँ निकालना चाहें तो उन्हें पुलिस के ज़रिए रोक दिया जाता है। यहाँ तक सूरत हाल बनी हुई है। और ये तमाम तफसीलात जो सफारत खाने हैं अरब ममालिक के, ईरान के और तुर्की के, वो बड़ी बाकायदगी के साथ ये सारी सूरत हाल अपने अपने दारुल हुकूमतों में भेज रहे हैं। यही वजह है कि कतर ने ये फ़ैसला सख्त किया और ऐसे ही फ़ैसले आपको बाकी ममालिक की तरफ से भी नज़र आएंगे। नाज़रीन, इन हालात में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आखिर क्या फ़ैसला करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है नाज़रीन, इसका एक ही हल हर किसी को नज़र आ जाएगा कि जो सेकंड ऑप्शन है अरब ममालिक का, उसके लिए पाकिस्तान पहले ही हमारे तल्लुकात उनसे बेहतर हैं, लेकिन अब हम उनके साथ मज़ीद तल्लुकात बेहतर बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। और इस मौके को हम क्यों ज़ाया करें जब वो इंडिया के साथ नाराज़ हो रहे हैं। हमारा असल झगड़ा तो इंडिया के साथ चल रहा है, कश्मीर का मामला तो इंडिया के साथ चल रहा है, खित्ते के सारे मामला तो इंडिया के साथ चल रहे हैं। अमरीकी अशीरबाज से इस इलाके का थानेदार तो इंडिया बनना चाह रहा है। तो फिर हमारे लिए इससे अच्छा मौका कब आएगा कि पूरा जो खित्ता अरब है और ईरान और तुर्की पर मुश्तमिल जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं, वो सब इस वक्त इंडिया से सख्त नाराज़ हैं। और लामहला यही अहम मौका है। ऐसे मौके पर अगर हम आम इंतखाबात करवा देते हैं और अवाम की भारी अक्सरियत के साथ इमरान खान बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं, तो पाकिस्तान को अरब ममालिक से, मलेशिया से, तुर्की से, ईरान से कितनी गैर मामूली पजीराई मिलेगी। और इससे चीन और रूस की तरफ से हमें कैसी पजीराई मिलेगी। रूस से सस्ता तेल लेने की और गैस लेने की जो हम बातें चल रही हैं, ईरान से भी सस्ती गैस मिल सकती है। तो फिर ये बहुत बड़े मौके खुल जाएंगे, बहुत से नई खिड़कियां, नए दरवाजे खुल जाएंगे हमें इस दलदल से निकलने के लिए। और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इसी पर अब गौर कर रही है। ये पूरी तफसील बाबा जी दाता दरबार ने अपनी पेशगोइयों में बहुत दफ़ा बयान की है। आज फिर हम आपके लिए यही लेकर आए हैं। नाज़रीन, अमेरिका, भारत, इसराइल गठजोड़ के जो चहीते हैं वो बोरिया बिस्तर बांध लें, ये पेशगोई भी की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। और कहा है कि वो कोशिश करें कि अपना वक़्त ख़त्म होने से पहले ही मुल्क से निकल जाएं, वरना उन्हें लाल आंधी चलने वाली है। ऐसी लाल आंधी चलने वाली है कि फिर उन्हें कुछ सुझाई नहीं देगा। ना जब आंधी बहुत ज़्यादा होती है तो उस वक्त फिर मट्टी इतनी ज़्यादा होती है फ़ज़ा में कि कुछ गर्द इतनी होती है कि नज़र कुछ नहीं आता। और बाबा जी का ये कहना है कि ये जो लाल आंधी फ़लस्तीन से उठी है, ये पहले अरब ममालिक को अपनी लपेट में लेगी और उसके बाद पाकिस्तान और भारत को भी अपने लपेट में लेती नज़र आ रही है। और जो अमेरिका और इसराइल के और मोदी के यार हैं, उनके लिए हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि उनकी अभी इतनी सोच भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये बड़ी खौफनाक पेशगोई है बाबा जी ने। और यहाँ तक कहा है कि पूरी दुनिया के हालात इतनी तेज़ी से बदलेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा एशिया और अफ्रीका भी इसकी जद में आ जाएगा। और यहाँ से न सिर्फ पाकिस्तान से मोदी के और अमेरिका के और इसराइल के यारों को बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ेगा, बल्कि खुद अमेरिका को भी और जो नेटो ममालिक हैं उन्हें भी अरब ममालिक से और पाकिस्तान से जो बहुत ज़्यादा उनके असरात हैं उनसे जान छुड़ाकर उन्हें फिर सिर्फ और सिर्फ इसराइल की सलामती के लिए और अपने माली और मुआशी मफादात पर तवज्जो देनी पड़ेगी। और फिर जो वैक्यूम पैदा होगा, जो खला पैदा होगा अमेरिका के यहाँ से जाने से, फिर उसको चीन, रूस और हमारे जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं वो पूरा करेंगे। जो ताकत का एक नया तवाज़न फिर इस खित्ते में बनेगा। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। और उन्होंने फरमाया है कि जो अमरीकी स्कॉलर और मगरबी स्कॉलर पिछली कई
कई अशरों से ये बार बार ये पेशगोइयाँ कर रहे हैं और वार्निंग्स दे रहे हैं कि जो मौजूदा सदी है वो एशिया की सदी है, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और ये एशिया की सदी बनने की अब हम दहलीज पर पहुंच चुके हैं और बस अब हमने एक कदम रखना है दरवाजे के अंदर और हमारे मामला बड़ी तेज़ी के साथ दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। और जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है नाज़रीन, रूस, चीन, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब पर मुश्तमिल है, उसमें फिर पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा और फिर आपको एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में एक बिल्कुल नई सूरत हाल नज़र आएगी और एक बहुत बड़ा नया ब्लॉक जिसे साउथ ब्लॉक का नाम भी कुछ लोग देते हैं, यानी दुनिया का साउथ होगा। बेशक उसमें शुमाली जो खित्ता है दुनिया का उसमें से चीन और रूस उसके साथ होंगे, लेकिन ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो दुनिया के जनूब के जो खित्ते हैं उनसे उन पर मुश्तमिल होंगे, जिनमें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान भी शामिल होगा। बल्कि नाज़रीन माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि इस ब्लॉक में एक वक्त आएगा कि खुद इंडिया भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि जब मोदी शिकस्त खा जाएगा तो जो अपोजिशन जमाते हैं वो इसराइल और अमेरिका के हवाले से वैसे जज्बात नहीं रखती जैसे मोदी रखता है। नाज़रीन ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ हम जल्द दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।